डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो उत्तराखंड बोर्ड रामनगर की तरफ से ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहां आती है कि बोर्ड वाले सैंपल पेपर तो दे देते हैं, लेकिन उसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देते हैं कि भाई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए, भैया ये भी तो बताओ, ताकि बच्चे जो उस हिसाब से तैयारी करें। 1 नंबर के आंसर कितने लिखने हैं, 2 नंबर के आंसर कितने लिखने हैं, 3 नंबर वाले कितने लिखने हैं, 5 नंबर वाले कितने लिखे, बताओ तो सही। उसी हिसाब से तो बच्चे तैयारी करेंगे, लेकिन दिक्कत इनकी यही है, क्वेश्चन पेपर बना दिया, पैटर्न तय कर दिया, लेकिन आंसर कैसे लिखा जाए ये नहीं बताया जा रहा है। तो भैया डरो मत, मैं बताऊंगा। द इकोनॉमिक्स ग्रुप पे आपको मिलेगा कंप्लीट उत्तराखंड बोर्ड का 100% सॉल्यूशन, जहां आपको मैं बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स पेपर को अगर सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में तो कैसे किया जाए। उत्तराखंड बोर्ड वालों ने ऑफिशियल सैंपल पेपर दे दिया, उसी ऑफिशियल सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दूंगा। यहां पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, जो कि मॉडल पेपर सेट नंबर 1। आप देखेंगे 2 सेट रिलीज किए उत्तराखंड बोर्ड ने, और यहां पर ये पहला सेट है 2024-25 की एग्जाम के लिए। समझ में आ गया? शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी का, क्योंकि ये तो पहला सेट है। एग्जाम आते आते ऐसे ही कई सारे सेट इकोनॉमिक्स का आपके पास अवेलेबल हुआ विद सॉल्यूशन। मैं केवल क्वेश्चन ही नहीं देता, उसका सॉल्यूशन भी देता हूं ताकि आप तैयारी कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 28 क्वेश्चंस का होता है। यहां पर आपके 28 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। कितने आते हैं? 28 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो मार्क्स होता है वो 80 मार्क्स का होता है। इस 80 मार्क्स में से आपके 10 होते हैं एमसीक्यूज। कितने होते हैं? 10 एमसीक्यूज होते हैं, 5 पहले पार्ट में और 5 दूसरे पार्ट में। बाकी 3 और 3 6 होते हैं आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब उससे पहले क्वेश्चन पेपर जब पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे। नॉर्मल इंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 खंड होते हैं, ए और बी, दोनों में 28 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 14 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर एमसीक्यूज होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट, फिर 2 नंबर वाले होते हैं शॉर्ट, 3 नंबर वाले होते हैं लॉन्ग, और 5 नंबर वाले होते हैं वेरी लॉन्ग। और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आते हैं 3 और 3 6 क्वेश्चन, 3 पहले पार्ट में और 3 दूसरे पार्ट में। आपको उसी एक अकॉर्डिंग जो भी आपको 1 नंबर वाला को जो क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, एमसीक्यूज में तो टिक करना होता है, लेकिन जो आंसर लिखने होते हैं उसको एक शब्द या एक लाइन में लिखने होते हैं। जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से 8, क्वेश्चन नंबर 19 से 22 रहेंगे, उसको आपको 50 शब्दों में लिखने, यानी कि लगभग 3 या 4 लाइन में। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले, जो कि 19 से 11 और 23 से 25 रहेंगे, इसके आंसर लिखने पर 70 शब्दों में। और उससे ऊपर जो ज़्यादा होते हैं उसको आपको लिखने हैं लगभग 150 शब्द, यानी कि लॉन्ग में लिखना है। और एक रहता है केस स्टडी बिल्कुल लास्ट में, और केस स्टडी रिलेटेड 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके आंसर देने। तो ये तो हो गया कंप्लीट आपको ये पैटर्न, जहां पर ऑलरेडी पता होगा, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा और मैंने ही बता दिया, क्वेश्चन पेपर में तो ऑलरेडी लिखा रहता है। लेकिन बोर्ड ने कौन कौन से क्वेश्चन बताए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन्हीं कुछ क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आ जाए। भाई तैयारी कंप्लीट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करना है आपको, और वो सारे सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगा। आप वेबसाइट जाएंगे www.theeconomicsguru.com। देखिए यहाँ पर इको होगा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा, economicsguru.com पे जाएंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन और सैंपल पेपर मिल जाएगा। तो 2 सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर ए होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जिसमें पहला क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यूज होते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं। पहला है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसमें कोई शक नहीं है, ये कहने वाले प्रोफेसर एडम स्मिथ थे। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्या होती है, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, और उत्पादन का वितरण कैसे हो, किसके लिए उत्पादन हो। तो इसका आंसर होगा राइट डी, यानी कि यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है, क्योंकि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर ग, सीमांत उपयोगिता का सूत्र है। सीमांत उपयोगिता को शॉर्टकट में एमयू बोलते हैं, और एमयू का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टिक करना है।
ठीक है। और आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई, आपको पहले आपको मीनिंग समझना है, आपको पहले नोट्स चाहिए, तो नोट्स सब कुछ दे रखे डिस्क्रिप्शन में जाइए। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो कंप्लीट नोट दे रखा है, बंशट वीडियो सब कुछ मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको देखना है बस। मांग का संबंध किससे होता है? मांग का संबंध वस्तु की इच्छा से होता है, एक निश्चित मूल्य से होता है, व्यय करने की तत्परता। मांग के लिए तीनों चीजों को होना आवश्यकता है, इसका मतलब हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर डा यानी कि पहले का फिफ्थ पार्ट जो होता है, ये आपका होता है एक केस टाइप में, जहां पर अभिकथन कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एजर्शन और रीजन। आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों को पढ़ना है और बताना है कि आंसर पहले कथन का एक्सप्लेनेशन ये वाला है या नहीं है, या पहला गलत है या दूसरा गलत है, जो भी ऑप्शन आपके चार उसमें एक चूज करना है। निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ के सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन एक, मानव की आर्थिक क्रिया का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। सही बात है, अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि रीजन बताता है कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। मतलब हम आर्थिक क्रिया का मतलब होता है सीमित साधनों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और पहले स्टेटमेंट का दूसरा वाला जो एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? देखिए ये आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। एक एक नंबर मतलब एक लाइन या फिर एक शब्द, उतना ही लिखना है जिससे इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र एक ऐसी अर्थशास्त्र है जहां पर उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सत्यता की जांच की जा सके, या फिर क्या है, वह शास्त्र जिसके अंदर की किसी समस्या का कारण और परिणाम की व्याख्या की जाती है, उसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू था, 5 थे उसके पार्ट, अब यहाँ पर 2, अब होगा 3। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखा हुआ देखिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर अर्थव्यवस्था की संपत्तियों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और कीमत का निर्धारण बाजार के अधीन होता है, उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जबकि कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, शॉर्टकट में टीयू लिखा जाता है, क्या है? उपभोग की सभी इकाइयों का उपभोग करने के पश्चात प्राप्त उपयोगिता का योग, यानी कि हमारे पास जितने भी इकाइयां हैं उन सब का हम यूटिलाइज कर लेंगे, उससे जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी उसे हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। ये आपका हो गया वेरी शॉर्ट आंसर, एक एक नंबर वाले। अब बात करें 2-2 नंबर वाले, जो कि आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर नॉर्मली आपको दिखेगा, यहाँ पर 50 शब्दों से ज़्यादा हो गया, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ज़्यादा इसलिए देखा ताकि याद करके थोड़ा सा कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको नंबर मिलने दो, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिनमें उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता है और आर्थिक क्रिया का संचालन समाज के हित के लिए केंद्रीय रूप से सरकार द्वारा किया जाता है, उसे हम केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था या फिर हम कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। मांग को प्रभावित करने वाला, जिसको मांग फलन भी बोलेंगे। वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आशाएं, जनसंख्या और आय का वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूं, आपको आंसर उतना ही लिखना है जितना जरूरी है और जितना शब्द लिमिट है, आपको उससे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। कोशिश कीजिएगा हेडिंग टू हेडिंग लिखेंगे, डायग्राम का यूज करेंगे ताकि कम लिखना पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल से क्या आशय? अल्पकाल उत्पादन की ऐसी अवधि होती है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात एक ऐसी अवधि जहां पर उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। जबकि दीर्घकाल वह समय अवधि होता है जहां पर उत्पादन के सभी कारकों को एक नियम अनुसार एक अनुपातिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब साफ, अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को हम बदल नहीं सकते, दीर्घकाल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कीमत रेखा किसे कहते हैं? रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र जबकि कहा जाए तो डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है, और कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए हमें टेबल का प्रयोग करना, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। कीमत रेखा किसे कहते हैं? कीमत रेखा दो वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की निर्धारित कीमत के आधार पर बनाता है, जहां पर
दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताया जाता है कि वस्तु की कीमत कितनी है और वस्तु पर जो व्यय की गई राशि उसके बराबर। इस प्रकार से जो संयोग तैयार होता है, देखिए वस्तु x की कीमत 4 रुपये है, वस्तु y की कीमत 2 रुपये है, तो दोनों की मात्राओं के आधार पर जो संयोग बनता हुआ चला जाएगा, अलग अलग संयोग, उन्हीं संयोगों को जब वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है यहाँ पर, तो ये होती है हमारी क्या चीज़, कीमत रेखा। और कीमत रेखा का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, बजट रेखा। इसको हम बजट रेखा के नाम से भी जानते हैं, राइट। ग्राफ जरूर बनाएगा ऐसे क्वेश्चन में। अनधिमान वक्र को लक्षण या फिर विशेषताओं को रेखांकित या रेखाचित्र, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा लिखने में, ठीक है। रेखाचित्र या चित्र सही समझाइए। 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स का मतलब 70 शब्द, लगभग 70 से 70 लिमिट पे होता है, उससे कम होना चाहिए। एक लाइन ज़्यादा हो जाएगा, एक लाइन कम हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र को हम तटस्थता वक्र भी बोलते हैं या उदासीनता वक्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषताएं बताना है, तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा उदासीनता वक्र होता क्या है। यहाँ पर किसी वस्तु के ऐसे संयोगों को दर्शाया जाता है जहाँ पर उत्पादक या उपभोक्ता किसी भी संयोग को विशेष वरीयता नहीं देता, उदासीन रहता है। उसके लिए सभी संयोग समान संतुष्टि वाला होता है, उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र की सबसे पहली विशेषता है कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जैसे कि यहाँ बना हुआ है, वो ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर एक की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी की मात्रा कम हो जाएंगी, ऐसे में ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। दूसरा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। उदासीनता वक्र हमेशा ये जो मूल बिंदु है इसकी उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी वस्तु की कोई भी यूनिट हम जीरो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं। किसी भी उपभोक्ता, एक उपभोक्ता की कई सारे उदासीनता वक्र बन सकते हैं। जब उसको एक ही वक्र एक ही जगह पर शो करेंगे, चाहे जितना भी बना दो, कोई भी उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, भले ही पैरेलल ना हो, इन काटता नहीं है। ऊंचा उदासीनता वक्र, किसी भी उपभोक्ता का उदासीनता वक्र जितना ऊंचा होगा तो उसका जो है संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ज़्यादा होता है। उदासीनता वक्र ऊपर बनता चला जा रहा है, मतलब संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 क्वेश्चन समष्टि में, 3 क्वेश्चन व्यष्टि में, 6 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो परिवर्तित अनुपात का नियम क्या है, इससे स्पष्ट कीजिए। परिवर्तित अनुपात का नियम एक साधन प्रतिफल का नियम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से होता है। यहाँ पर परिवर्तित अनुपात के नियम से, परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल का एक नियम होता है जो बताता है अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि किया जाता है, जिससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन उत्पादन की यह मात्रा एक सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद घटती चली जाती है, स्थिर हो जाती है, फिर घटती चली जाती है। तो उत्पादन के पहले बढ़ने, फिर स्थिर होने, फिर कम होने की, इसी कारण से इसको परिवर्ती अनुपात फलन का नियम कहा जाता है। यहाँ पर उत्पादन के 3 स्थितियां बन जाती हैं। पहली स्थिति में जो हमारा एमपी होता है वो बढ़ता हुआ होता है, दूसरी स्थिति में एमपी घटता हुआ होता है, और तीसरी स्थिति में जो एमपी यानी कि सीमांत उत्पादन है, सीमांत उत्पादन हमारा घटता हुआ है। जब सीमांत उत्पादन घट जाएगा उस समय हमारा कुल उपयोगिता हमारी कम होती चली जाती है। मतलब एक स्थिति के बाद परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करने से हमारा सीमांत उत्पादन गिरता चला जाता है, और इससे परिवर्ती अनुपात का नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बाकी आंसर आपके सामने है, कोई डाउट होता है तो बताइएगा। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दे रखा है मैंने, उसको लिंक भेज दूंगा। पूर्णतः बिलोचदार मांग समझाइए। देखिए, लोच की जब बात करते हैं, लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, और 5 श्रेणियां वैसे लॉन्ग में आता है, यहाँ पर केवल एक ही श्रेणी के बारे में पूछा गया, पूर्णतः लोचदार श्रेणी। पूर्णतः लोचदार मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए वस्तु की जो कीमत है, कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ है, लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है। नॉर्मल फार्मूला होता है
कि वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन यानी कि 0 बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो आंसर हमारा आ गया 0। इसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोजदार मांग, मतलब कीमत में बदलाव हुआ लेकिन मांग में बिल्कुल नहीं। जैसे नमक है, नमक एक ऐसी वस्तु है जिसको अनिवार्य वस्तु कहते हैं। कीमत कम होने से लोग ज़्यादा नहीं खा सकते और कीमत के वर्ष से लोग खाना कम नहीं कर देंगे। इसका मतलब होता है यहाँ पर नमक की मांग बिल्कुल बेलोजदार होती है और ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है सीधा खड़ा होता है और वाई एक्सिस के समानांतर चलता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम पूर्णतः बेलोजदार मांग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शनल भी आता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शन दे रखे होते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में या तो पूर्णतः बेरोजगार मांग की समझाइए, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या फिर इसका ऑप्शनल दे रखा है बजट सेट में बदलाव से आप क्या समझते हैं। बजट सेट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया था कीमत रेखा, उस वही वजह। कीमत रेखा में बस एक उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर विभिन्न संयोग बनाता है, उसी आधार पर वो वस्तु का क्रय करता है। अब बजट सेट वस्तु की कीमत और उसकी आय के आधार पर बनता है, तो जाहिर सी बात है कीमत और आय में तो परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में बजट रेखा में भी परिवर्तन होता है। जब बजट में परिवर्तन होता है इसके प्रमुख कारण होते हैं। जैसे मैंने लिखा है, कोशिश कीजिएगा इसी हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट। देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन को बेसिकली पैराग्राफ में कम, पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा बांटा है। इससे क्या होता है ना, लिखना कम पड़ता है, दिखता ज़्यादा है और कंप्लीट मैटर भी आंसर सामने आ जाता है। तो इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी बात है ये, इकोनॉमिक्स में आप भर भरा के बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, बस यहाँ पर चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि मैंने हर एक क्वेश्चन में देखिए हेडिंग का प्रयोग करा, थोड़ा लिखा फिर हेडिंग का प्रयोग। यहाँ पर बजट सेट में परिवर्तन के 2 कारण होते हैं, एक आय में परिवर्तन, दूसरा मूल्य में। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप आय में परिवर्तन होता है, बजट रेखा ऐसा होता है तो आय बजट रेखा ऊपर क्यों चली जाती है। मूल्य में परिवर्तन होता है, अगर वस्तु वाई में परिवर्तन हुआ तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, अगर एक्स में परिवर्तन हुआ तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो मतलब ये होता है ना कि कीमत और आय में परिवर्तन होने से बजट रेखा में परिवर्तन होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सैम्पल पेपर में दे रखा है 5th नंबर, वहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न तालिका में एक फर्म की कुल लागत, देखिए कुल लिखा हुआ है, कुल लागत सारणी दी गई है जहां पर उत्पादन है, कुल लागत है। आपसे पूछा गया फर्म की कुल स्थिर लागत क्या है और फर्म की AFC, ABC, AC, MCF परिकलन कीजिए। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा लागत वाले में अगर कुल स्थिर लागत पूछा गया है, सबसे पहले देखेंगे कुल लागत 0 यूनिट पर कितना है। कुल लागत 0 यूनिट पर कितना है, 40, यानी कि उत्पादन नहीं हुआ लेकिन खर्चा हुआ। तो वस्तु के उत्पादन के बिना भी अगर कुछ खर्चा होता है वो होता है स्थिर लागत। इसका मतलब होता है यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल गया, कुल स्थिर लागत कितना है 40। अब 40 अगर स्थिर लागत है, उत्पादन कितना भी बढ़े या घटे स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है, तो उत्पादन के हर एक स्तर में हमारा स्थिर लागत 40-40 का हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है TFC और AFC। AFC का फार्मूला होता है TFC बट्टे Q। दूसरा पूछा गया ABC और यहाँ पर ABC का फार्मूला होता है TBC डिवाइडेड बाय Q। भाई TFC तो मिल गया, अब TBC भी चाहिए और TBC निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, दैट इज TC माइनस TFC इक्वल टू TBC। तो ये हो गया कुल उत्पादन, इसमें से स्थिर लागत को माइनस कर देंगे, कुल लागत लिख गए, देखिए मैंने भी गलत कर दिया, यहाँ पर लिखेंगे कुल लागत, ये हो गया आपका TC, कुल लागत हुआ, बाय मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पर क्या करना, 40 में से 40 माइनस कर देंगे 0, 120 में से 40 माइनस कर देंगे 80, 170 में से 40 माइनस, इस तरह से सबको इस पे से माइनस करते हुए चलेंगे, तब जाके हमारा पास TBC आ जाएगा, यानी कि कुल परिवर्ती लागत। जैसी TFC तो पहले कैलकुलेट किया, TBC आ गया, अब उसका एवरेज AVC जो क्वेश्चन में पूछा गया, हमें निकालना है AFC, और AFC निकालने के लिए TFC को उत्पादन की इकाइयां यानी कि Q से भाग कर देंगे। तो TFC को 0 से भाग कर देंगे, कुछ नहीं आता है, तो AFC इन्फिनिटी या डैश छोड़ देंगे। 40 को 1 से भाग करेंगे 40 को 2 से भाग करेंगे 20, इस तरह से जो है TFC को Q से भाग करते चले जाएंगे, हमारे पास AFC मिलता हुआ चला जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा।
फिर हमें निकालना है एबीसी। एबीसी का फार्मूला होता है टीबीसी डिवाइडेड क्यू। ये टीबीसी है और वो क्यू है टीबीसी, यानी कि 0 को 0 से भाग नहीं जाता है तो डैश कर देंगे, 80 को 1 से भाग कर देंगे, सॉरी यहाँ पर टीबीसी 80 को 1 से भाग कर देंगे तो ये 80 आएगा, ठीक है। फिर 130 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 छिंग 12 और ये होगा 2 पंजे 10, 65। फिर 140 के भाग करेंगे तो 3 चौको 12 और ये आता चला जाएगा। मतलब ये नॉर्मली कैलकुलेट, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखिए 2 में कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये बाई चांस होता है तो मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरीके से एसी निकालेंगे। एसी का फार्मूला होता है टीसी डिवाइडेड बाई क्यू। ये हमारा टीसी है, 40 को 0 से भाग करेंगे, डैश लिखेंगे, इन्फिनिटी लगा देंगे, 120 को 1 से भाग किया, फिर 170 को 2 से भाग किया, इसी तरह से भाग करते चले जाएंगे, ये आ जाएगा। लास्ट में आता है पूछा गया एमसी, और यहाँ पर एमसी का फार्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। 0 यूनिट पे एमसी कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है, टीसी की जिस यूनिट का निकालना है उससे ठीक ऊपर वाले को भाग कर घटाते चलेंगे। 120 में से 40 घटाएंगे, 80 आ जाएगा। 170 में से 20 घटा देंगे, 50 आ जाएगा। इसी प्रकार से घटाते हुए चले जाएंगे तो एमसी भी आ जाएगा। कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्ति अनुसूची पूर्ति वक्र के बारे में बताया। देखिए पूर्ति अनुसूची मतलब होता है जहां पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी अलग अलग मात्रा को दर्शाया जाता है। तो पूर्ति तालिका 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। एक व्यक्तिगत पूर्ति तालिका मतलब जहां पर एक विक्रेता की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली मात्रा, जैसे ये व्यक्तिगत विक्रेता ए है उसकी मात्रा को दर्शाया जा रहा है। बाजार पूर्ति की, बाजार में जितने भी विक्रेता उपलब्ध है किसी वस्तु के, सभी विक्रेता जितनी भी मात्रा बेचते हैं वस्तु की अलग अलग कीमतों पर, उन मात्राओं का योग किया जाता है। तो बाजार में मान लीजिए 2 विक्रेता ए और बी दोनों की मात्रा को जोड़ देंगे तो बाजार पूर्ति बन जाएगा। तो पूर्ति तालिका मतलब होता है वस्तु की कीमत पर उसकी बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाना। जहां पर एक विक्रेता दर्शाया जाता है वो व्यक्तिगत, जहां पर सभी विक्रेता दर्शाया जाता है वो बाजार पूर्ति। अब बाजार पूर्ति को जब वक्र के रूप में दर्शाया जाता है वो है पूर्ति वक्र, यानी कि वक्र के माध्यम से पूर्ति की मात्रा को दर्शाने वाले चित्र को हम बजाय पूर्ति वक्र बोलते हैं। क्योंकि पूर्ति तालिका 2 प्रकार की होती है तो पूर्ति वक्र भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र में केवल एक व्यक्ति की यानी कि एक विक्रेता की पूर्ति की मात्रा को दर्शाया जाता है, ठीक है, जो कि ये उल्टा बना हुआ है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। वहीं पर जब बाजार पूर्ति वक्र की बात करते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन, ये जो है ग्राफ गलत बना हुआ, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पर बाजार पूर्ति की मात्रा में एक जगह पर मान लो ये मान लेते हैं ये थोड़ा गलत बनाया, मैं ऊपर दिखा देता हूं बना के। मानते हैं ये ए है, ए की पूर्ति वक्र है, ए का, ये बी का पूर्ति वक्र है, और ए और बी का जो मात्रा दर्शाएंगे दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा बाजार पूर्ति वक्र। मतलब एक बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं की पूर्ति को दर्शाने वाली तालिका को। यहां पर बोलते हैं पॉइंट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का 5th नंबर में। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता मूल्य स्वीकार करता है जबकि एक एकाधिकार के अंतर्गत विक्रेता मूल्य निर्धारित करता है। व्याख्या कीजिए। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बहुत सारे विक्रेता और जो बहुत सारे क्रेता होते हैं, जो कोई एक विक्रेता और एक क्रेता बाजार की मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। तो बाजार में जो कीमत निर्धारित होती हैं उसी कीमत को सभी को मानना पड़ता है, जबकि एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है। कौन होता है? केवल एक ही विक्रेता होता है और वही पूरा बाजार को नियंत्रित करता है, वस्तु की कीमत को भी। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कीमत को स्वीकार करता है क्योंकि वो अकेला कीमत तय नहीं करता है, जबकि एकाधिकार में विक्रेता ही बाजार है, वो अकेला ही सब कुछ है, इसलिए वस्तु की कीमत का निर्धारण वो करता है। इसलिए बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कीमत स्वीकारक होता है और एकाधिकार में विक्रेता कीमत निर्धारक होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऑप्शनल भी पूछा जाता है।
मैंने कहा कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं कहीं कहीं, जैसे यहाँ पर एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म की मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है। देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है ना, बहुत सारे विक्रेता होते हैं और सभी विक्रेताओं के पास स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, मतलब मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं, एक जैसी नहीं होती। सबकी उपयोगिता एक ही जैसे भले ही हो लेकिन वस्तुओं में अंतर होता है। इस प्रकार से अगर एकाधिकार की बात करते हैं, वस्तु की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि आप अगर अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाएंगे तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु को खरीदना शुरू कर देगा। इसी कारण से जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है। क्यों? क्योंकि आप अगर ज़्यादा कीमत रखेंगे उपभोक्ता खरीदेगा नहीं। तो इसके आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे जो आपके सामने दे रखा है। कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। तो अब बात करेंगे खंड व, जो कि किसका है, समष्टि अर्थशास्त्र का है। समष्टि अर्थशास्त्र, जब समष्टि अर्थशास्त्र करते हैं यहाँ पर भी आपको 14 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 15 है वहाँ पर भी 5 MCQs होंगे। जैसे पहला सामान्य कीमत स्तर पर रोजगार का अध्ययन कहाँ किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, प्रवाह में उपभोग, निवेश, आय सब कुछ शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी यूज करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयां हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। वस्तु विभाजन में कठिनाई, बिल्कुल सही है। समान मूल्य का मापक अभाव होता है, बिल्कुल सही है। तीनों ही सही है, तो हम चूज करेंगे उपरोक्त सभी। एमपीसी को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर एमपीसी का मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में था, एक यहाँ पर भी आता है। निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनाइए। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय की संख्या के चक्रीय प्रवाह के रूप में की जाती है। उत्पादन प्रक्रिया में सृजित आय की संख्या के चक्रीय प्रवाह के रूप में की जाती है उत्पादन प्रक्रिया, सही है। प्रवाह का ना कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है, सही है। देखिए जो उत्पादन है, उत्पादन से आय और आय से व्यय का जन्म होता है और व्यय पुनः उत्पादन। तो इस प्रकार से जो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत आय का सृजन होता है, जो आपस में सर्किल सा हो जाता है। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कोई आता पता नहीं है, मतलब ना ही आदि है ना अंत है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए का चूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, 1 नंबर वाला, कि एक लाइन में आंसर देना है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जहां पर अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार आदि। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और शॉर्टकट में बोला जाता है RBI। मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताइए। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। और ये क्वेश्चन आपका था 2 नंबर पे, और 2 नंबर में हर एक पार्ट में 4-4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आपको लगभग 50 शब्दों में आंसर लिखना है, मतलब हेडिंग वाइज लिखेंगे तो 2-2 लाइन करके वो लिखेंगे तो अब से 4 से 5 लाइन हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी किसे कहते हैं? इस रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी आया था, आपने देखा था। आय में होने वाले परिवर्तन के कारण, आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में भी परिवर्तन होता है। तो आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध को उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मानते हैं कि आय हमारा 1000 था और 1000 से बढ़ के 2000 हो गया। 1000 होने पर हमारा उपभोग था 800, अब 2000 होने पर उपभोग हो गया 1500। तो आय में परिवर्तन हुआ कितना? 1000 रुपये का। उपभोग में परिवर्तन कितना हो गया? 700 रुपये का। तो 700 बट्टा 100 यानी कि सीमांत उपभोग परिवर्ती हो गया 0.7। मतलब आय में परिवर्तन से हमेशा उपभोग में परिवर्तन होता है, उसके संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन तथा अदायगी संतुलन में क्या अंतर है? नॉर्मली 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट बस लिखेंगे, कॉलम बना के। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं पैराग्राफ पे बनाना। पैराग्राफ बनाना सही तो है लेकिन उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। आप कॉलम बनाइए, छोटे छोटे स्टेटमेंट बनाइए, तो आप 50 शब्द गिनने की 2 पॉइंट लिख देंगे, बहुत है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया व्यापार संतुलन,
एक वित्तीय विवरण है जो देश के विश्व के साथ वस्तुओं के आयात निर्यात को दर्शाता है, जबकि भुगतान संतुलन एक वित्तीय विवरण है जो कि सभी प्रकार के आर्थिक लेन देनों को दर्शाता है। यहाँ पर केवल क्या आता है, वस्तुओं। कौन सी वस्तु? जो दृश्य वस्तुएं, यहाँ पर सभी प्रकार की आर्थिक लेन देनों का दिखाया जाता है। यह देश में आयात और निर्यात के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को बताता है कि एक देश का दूसरे के साथ जो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, जबकि ये सभी प्रकार के लेन देनों का केवल लेखा जोखा होता है। व्यापार संतुलन सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जबकि जो अदायगी संतुलन है यानी कि भुगतान संतुलन, ये हमेशा क्या रहता है, शून्य होता है, यानी कि संतुलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। जब केंद्रीय बैंक के कार्यों की बात करेंगे, यहाँ पर ये नहीं बताया कितने कार्य, 2 नंबर में कम से कम 2 या 3 कार्य बताइए। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य होता है मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है, अंतिम ऋणदाता का कार्य करना, विदेशी विनिमय का संरक्षण करना, ये बहुत सारे कार्य, सबको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर सरकार के एजेंट एवं सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका को बताइए। देखिए केंद्रीय बैंक के एक ऊपर भी क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, एक 3 नंबर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, मुद्रा और बैंकिंग वाला क्वेश्चन जरूर आता है और बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सरकार के बैंकर और सलाहकार के रूप में सरकार की भूमिका। तो सबसे पहले सरकार के एजेंट के रूप में भूमिका की बात करते हैं। सरकार का एजेंट केंद्रीय बैंक, कौन सा एजेंट? आर्थिक एजेंट, जहां पर सरकार को क्या जो लेन देन करना है, भुगतान करना है, कलेक्शन ऑफ टैक्स करना होता है, पार्टी को पेमेंट करना होता है, सब्सिडी देना, तो सब कुछ केंद्रीय बैंक के द्वारा ही जाता है। मतलब केंद्रीय बैंक विभिन्न मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के लागू करने में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जितनी भी वित्तीय गतिविधियां हैं वो सब केंद्रीय बैंक के द्वारा ही संभाला जाता है, और केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या विभिन्न प्रकार की मुद्रा से संबंधित पॉलिसी बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को सलाह दिया जाता है, इसलिए इसको सलाहकार के रूप में भी मानते हैं। इसी क्वेश्चन के ऑप्शनल आता है व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य की बात करेंगे तो नॉर्मली तो 3 कार्य होते हैं, कौन कौन से? जमा स्वीकार करना और ऋण उपलब्ध करना। इसके अलावा तीसरा कार्य होता है साख सृजन करना, लेकिन 3 नंबर में है तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जमा स्वीकार करना मतलब प्रत्येक व्यापारिक बैंक जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करता है और उनकी मांगने पर उनको वापस करता है। दूसरा मुख्य कार्य होता है ऋण प्रदान करना। केंद्रीय बैंक के द्वारा लोगों की मांगने पर, उनकी आवश्यकता पर उन्हें उचित दर पर ऋण भी प्रोवाइड करती है। ऋण प्रोवाइड किया जाता है वो नगद जमा के रूप में होता है, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, नगद के रूप में होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि आपके खाते में पैसा ना होने पर भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ऋण अग्रिम की सुविधा देना, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना, अलग अलग प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या, दोनों के बारे में बताइए। एग्जाम्पल जरूर देना होता है इस क्वेश्चन में, स्टॉक और प्रवाह में ध्यान रखिएगा। स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु या किसी निश्चित समय में होता है। स्टॉक समय काल से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा होती है उसको माप को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कहते हैं। जैसे एक टंकी में रखा हुआ पानी एक निश्चित समय में, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी, ठीक है, बैंक में रखा हुआ पैसा, पॉकेट में रखा हुआ पैसा, किसी गोदाम में रखा हुआ अनाज, ये सब जो है आपका स्टॉक होता है। जबकि प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या चीज़, फ्लो। प्रवाह का मतलब होता है वह मात्रा जो एक समय अवधि के बीच में मापी जाती है। एक इसमें समय अवधि आ जाता है, समय काल हो जाता है, जैसे प्रति घंटा, जैसे प्रति घंटा की दर से आपने प्रति माह कितना कमाया, ठीक है, आपने एक दिन में कितना खर्च किया, आपने एक दिन में कितना क्रय विक्रय किया, ये सब आपका प्रवाह के उदाहरण है। नदी में बहता हुआ पानी प्रवाह है, क्योंकि इससे परिवर्तन होता रहता है। सिद्ध कीजिए कि एमपीसी और एमपीएस का मान 1 होता है। बिल्कुल, एमपीसी और एमपीएस का मान 1 होता है। क्यों? क्योंकि एमपीसी मतलब उपभोग और एमपीएस मतलब जो है बचत, यानी कि इन दोनों का योग किससे होता है, वाई से होता है। एमपीसी बताता है कि उपभोग में परिवर्तन होता है क्योंकि आय में परिवर्तन होता है, जबकि एमपीएस बताता है कि किसमें, बचत में परिवर्तन होता है क्योंकि आय में। ऐसे में दोनों ही कोई अगर हमने दोनों ही सभी साइड में अगर हमने डेल्टा वाई से भाग कर दिया, ठीक है,
तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है क्या चीज़, एम पी सी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है एम पी एस, और इससे ये कट गया बचा 1। इसका मतलब होता है हमेशा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग एक ही होता है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां आय में होने परिवर्तन के कारण, आय में परिवर्तन हुआ तो उपभोग में परिवर्तन हुआ, आय में परिवर्तन होगा तो बचत में परिवर्तन होता है, दोनों ही आय का ही हिस्सा होता है, इसलिए दोनों का योग हमेशा एक होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एम पी सी दे रखा है 0.75, तो आपसे पूछा गया है भाई एम पी एस कितना होगा, तो क्योंकि हमें पता है कि एम पी सी और एम पी एस का योग हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर एम पी एस कैसे निकालेंगे, 1 में से एम पी सी को घटा देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.75, तो ये होगा 0.25। क्वेश्चन नंबर 26 अब पे 5 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन रहेगा। राष्ट्रीय आय की गणना, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय लिख गया यहाँ पर, राष्ट्रीय आय की गणना करने की किन्हीं 2 विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय गणना करने की 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। आपसे किसी भी 2 विधियों के बारे में कहा है तो आपको जो अच्छा लगता है वो लिखिए। यहाँ पर मैंने 2 विधियां बताई हैं, एक है आपका उत्पाद यानी कि मूल्य वृद्धि विधि, जिसके अंतर्गत एक देश में उत्पादित होने वाले सभी प्रकार के अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का योग किया जाता है, और यहाँ पर राष्ट्रीय मापने के कारण होते हैं कुछ कदम होते हैं। पहले उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों को पहचाना जाता है, जहाँ पर उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तीनों ही क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य को यहाँ पर जोड़ा जाता है। इसका मतलब दूसरे कदम में हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु का मूल्य की गणना करते हैं। इसके लिए जो भी उत्पादन हुआ उसमें से मध्यवर्ती, क्योंकि वस्तु का उत्पादन होगा तो खर्चा तो हुआ ही, वस्तु के उत्पादन के लिए क्या खर्चा हुआ उसको मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य कहते हैं। तो उत्पादन का मूल्य का मतलब कितना बिक्री हुआ और स्टॉक में कितना परिवर्तन हुआ, और मूल्य वृद्धि के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती को घटा देंगे। तीसरे स्टेप में निकालेंगे राष्ट्रीय आय कैलकुलेट, और राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन करने के सबसे पहले निकाला था जीडीपी एमपी। इसके लिए हर एक सेक्टर में, उत्पादन के हर एक क्षेत्र में कितना मूल्य वृद्धि हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में, सब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जाता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन में से मध्यवर्ती मूल्य को घटा देंगे। जैसे जीडीपी आ जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना कर लेंगे और कंप्लीट। इसके बाद दूसरी विधि है आय विधि। आय विधि में सभी प्रकार के साधन आयों का योग किया जाता है, और नॉर्मली उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। चारों साधनों के बदले में जो आय की प्राप्ति होती है, मजदूरी, लगान, ब्याज, उद्यम, इनके योग को हम करके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय। पहले जैसे आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय मापने के लिए स्टेप्स होते हैं, सभी स्टेप। सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, साधन आय जितने होते हैं, साधन होते हैं भूमि, भूमि को प्राप्त होता है लगान, पूंजी से प्राप्त होता है ब्याज, श्रम से प्राप्त होता है पारिश्रमिक, और साहसी को प्राप्त होता है लाभ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन तीनों का प्रयोग अपने आप कर लेते हैं, स्वरोजगार बोलते हैं, मिश्रित आय। सभी प्रकार के साधनों का योग करेंगे तो हमें प्राप्त मिलेगा घरेलू आय, एनडीपीएफसी, ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ प्लस पारिश्रमिक प्लस मिश्रित आय। इसके बाद तीसरे कदम में हम राष्ट्रीय निकालेंगे। जो भी घरेलू आय आया, घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त साधनों को यानी कि एनएफआई को जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। 2 विधि, आप चाहो तो व्यय विधि लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन की जीडीपी एफसी की गणना कीजिए। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, या तो आप दोनों लंबा चौड़ा लिखिए। मैं प्रीफर ये करता हूँ, मैं अपने बच्चों को, मैं जब भी एग्जाम तैयारी करवाता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों से बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ध्यान दो। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, केवल छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। हमारे पास दे रखा है मध्यवर्ती उपभोग मूल्य, अप्रत्यक्ष कर, स्थिर पूंजी का उपभोग, उत्पाद का मूल्य, यानी कि ये कौन सा विधि है, उत्पाद विधि। उत्पादन मूल्य दे रखा है, उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को क्या घटा दो, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन तो है नहीं, तो उत्पाद का मूल्य 700, मध्यवर्ती मूल्य को घटा दिया तो इससे आएगा जीडीपी एमपी, उसमें से हमने अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया तो आ जाएगा हमारा जीडीपी एफसी। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, जीडीपी एफसी हमारा 410 हो गया। इसमें आपके 5 नंबर पक्के हो गए, भैया कोई नहीं काट सकता। देखिए इतना सा करना, ये तो इतना करो, या 2 पेज भरभरा के लिखो आपको। तब कीन्स के रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कीन्स के रोजगार के सिद्धांत। कीन्स का रोजगार कहा था कि किसी भी स्थिति में
संतुलित रोजगार स्थापित करने के लिए समग्र आय और समग्र मांग और समग्र पूर्ति का बराबर होना जरूरी है। मतलब रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कुल उत्पादन, कुल आय और कुल रोजगार सब आपस में बराबर होते हैं, और ये सब बराबर तब होता है जब कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर होने की इन दोनों एक ऐसी स्थिति होती है। प्रभावपूर्ण मांग की मुख्य प्रभाव मांग फलन का ही पड़ता है, क्योंकि कुल पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है। कीन्स ने कहा कि अल्पकाल में पूर्ति को अब एक लंबे समय तक बढ़ा नहीं सकते। अल्पकाल में सबसे अधिक प्रभाव मांग का होता है कि मांग में परिवर्तन से ही अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है। कुल मांग बेसिकली 3 बातों पर निर्भर करती हैं: उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय। यानी कि जब हम कुल मांग की बात करेंगे ये हो गया C + I + G। ठीक है, जो उपभोग होता है C 2 बातों पर निर्भर करता है: आय का आकार और उपभोग की प्रवृत्ति। आपका आय ज़्यादा है और आपकी उपभोग खर्च करने की आदत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उपभोग भी ज़्यादा होती हैं। उपभोग प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती हैं: औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, और आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 5 नंबर में टोटल है विनियोग व्यय, क्योंकि आपको मतलब मांग के 3 घटक होते हैं। विनियोग व्यय भी 2/1 होते हैं: पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज की दर। एमईसी यानी कि सीमांत दक्षता 2 बातें निर्भर करती हैं: पूंजी की परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत पर और पूंजी संपत्ति की संभावित आय, यानी कि पैसा हमने जितने लगाया है उसके बदले में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ब्याज की दर जो होती है वो 2 बातों पर प्रभावित होती है: तरलता पसंदगी कितनी है और द्रव्य की पूर्ति कितनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित केस अध्ययन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। केस दे रखा है और इस केस से रिलेटेड हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। पहले व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है। किसी देश की कुल दृश्य निर्यात और आयात मूल्य में जितना अंतर होता है उसे देश का व्यापार शेष। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी केस स्टडी में क्वेश्चन के आंसर छिपे होते हैं। जैसे पहला, किसी देश के कुल दृश्य निर्यात आयात के मूल्य को क्या कहा जाता है? देश के कुल आयात, दृश्य और निर्यात के मूल्य को हम बोलते हैं व्यापार शेष। क्या बोलते हैं? व्यापार शेष। भुगतान शेष के अंतर्गत कौन सी मदें शामिल होती हैं? देखिए यहाँ पर लिखे व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, जबकि भुगतान शेष में 3 प्रकार की आर्थिक सौदे मदें शामिल। कौन कौन सी? दृश्य मदें, अदृश्य मदें। तो हमको यहाँ पर उठा लगाना है कि भुगतान शेष के अंतर्गत दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण शामिल होता है। 1 नंबर ये मिल गया, बिल्कुल आसान होता है ये। इसी में आगे क्वेश्चन दे रखे हैं 2 और। दृश्य मदों के अंतर्गत क्या शामिल होता है? दृश्य मदों के अंतर्गत जिन्हें हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे मशीन, कपड़ा, सीमेंट आदि शामिल होता है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन व्यापार शेष है। व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर देखिए, भुगतान शेष व्यापार शेष से ज़्यादा जो है विस्तृत होता है। व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, भुगतान शेष में सभी प्रकार के आर्थिक सौदों को शामिल किया जाता है। 2 नंबर में है ये क्वेश्चन, तो 2 पॉइंट लगाता है ना, बहुत है। तो ये था आपका यूके बोर्ड 2025 का ऑफिशियल सैंपल पेपर का ऑफिशियल सॉल्यूशन। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन? क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? आपको कोई भी डाउट होता है उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स पेपर से रिलेटेड, इवन अकाउंटेंसी पेपर से रिलेटेड, ये कोई भी पेपर हो एग्जाम से रिलेटेड, मैं हाजिर हूँ। मैं खुद उत्तराखंड बोर्ड का हूँ, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए और तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो अभी कर दो बेटा, क्योंकि लगातार क्वेश्चन पेपर आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय।